यहाँ हम लोग दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फॉर जे एडवांस फिजिक्स। और दोनों प्रॉब्लम स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड हैं। दे आर स्लाइटली ऑन द टफर साइड। और इसके बाद एक एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ए प्रॉब्लम गिवन इन यूरो 2। इस प्रॉब्लम में दिया है there are two bars of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness k। यानी दो बार्स मीन्स ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स हैं ये 1 एंड 2, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के है। ये पूरा सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ होरिजेंटल प्लेन। ये स्मूथ होरिजेंटल प्लेन पे पूरा सिस्टम रखा हुआ है। बार 2 यानी ब्लॉक 2 इज शिफ्टेड ए स्मॉल डिस्टेंस x टू द लेफ्ट। इधर x शिफ्ट करते हैं इसको एंड देन रिलीज, इसको x इधर शिफ्ट करके छोड़ देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ इनर्शिया मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर बार 1 ब्रेक्स ऑफ द वॉल। इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जब ये इधर वापस जाएगा तो जब तक इसमें रिलैक्स नहीं होगी तब तक इसमें कॉम्प्रेशन रहेगा। ये ब्लॉक भी दबा फील करेगा, लेकिन जब रिलैक्स पोजीशन पर जाएगी स्प्रिंग, उसके बाद जो वेलोसिटी इसको मिल गई उसकी वजह जब थोड़ा और राइट में जाएगा ज़रा सा, तो फिर ये स्प्रिंग में खिंचाव होगा और ये ब्लॉक भी राइट में अट्रैक्टेड फील करेगा बाय द स्प्रिंग। तो वॉल्स इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट तब ख़त्म होगा जिस समय ये ब्लॉक वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उसके बाद इस फैमिली की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जिस समय ये अलग हो जाएगा, जब ये ब्लॉक वॉल से अलग हो गया 1, अब इन पर क्या क्या फोर्सेस हैं वो देखा जाए। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दे आर ऑन ए स्मूथ होरिजेंटल सरफेस, वॉल से कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। तो इस फैमिली पर एक्सटर्नल फोर्स देखा जाए तो ग्राउंड से वेट की वजह से नॉर्मल डिरेक्शन आएगा, वेट वर्टिकल होगा। लेकिन चूंकि स्मूथ है ये, तो हॉरिजेंटल फोर्स भी बाहर से नहीं आएगा, वर्टिकल भी आपस में बैलेंस होते रहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है पूरी फैमिली पर बाहर से 0 है। इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लगता है। फैमिली में आपस में जो फोर्सेस हैं उनको छोड़कर जो बाहर से फोर्स लगता है दैट कंट्रोल्स द एक्सेलरेशन ऑफ CM। इस पूरी फैमिली में बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है क्योंकि प्लेन स्मूथ है। तो CM का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जब ये वॉल से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। तो CM की जो भी वेलोसिटी कॉन्टैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद रही होगी, इस कॉन्टैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद जो भी CM वेलोसिटी रही होगी बाद में भी वही रहेगी, क्योंकि वो बिना एक्शन फोर्स के हुए चेंज नहीं होगी। राइट। तो हमें निकालना क्या रह जाएगा, हमें निकालना रह जाएगा कि CM की वेलोसिटी वॉल से कॉन्टैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद क्या थी। तो वेलोसिटी ऑफ CM का फार्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई टोटल मास, या और हो तो और भी लिख सकते हैं टोटल मास। यहाँ समझने वाला पॉइंट है जिस समय वॉल से अलग होगा ये सडनली कोई वेलोसिटी एक्वायर नहीं करेगा, ग्रेजुअली वेलोसिटी इसमें आएगी। तो अलग होने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी 0। यही समझने वाला पॉइंट है कि जब ये प्रेस करके ब्लॉक वापस जाएगा, जब ये स्प्रिंग को खींचना शुरू करेगा ड्यू टू वेलोसिटी, तब इस पर फोर्स आना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इसमें एक्सेलरेशन आएगा, फिर वेलोसिटी आएगी। यानी ख़त्म होते समय इसमें क्या वेलोसिटी मानेंगे 0, और हमें वही वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो m1 इंटू 0 प्लस m2। अच्छा, जब ये लौट के आया होगा, ये ब्लॉक इसमें लौट के आया होगा ऐसे, उस समय इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। उस वेलोसिटी को हम लोग u0 कह देते हैं। तो उस वेलोसिटी की u0 कह दें तो यहाँ लिखा जाएगा m2 इंटू u0 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। तो ये CM की वेलोसिटी होगी ब्लॉक 1 के वॉल का कॉन्टैक्ट छोड़ने के तुरंत बाद,
लेकिन आंसर ये नहीं हुआ क्योंकि वे हमें यू नॉट नहीं पता। यू नॉट कैसे निकाल सकते हैं? यू नॉट निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जब जिसमें इसको प्रेस करके यहाँ प्रेस करके छोड़ते हैं, प्रेस करने के तुरंत बाद इस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। जब इसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग रिलैक्स होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे वापस जब यहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, यहाँ वेलोसिटी की यू नॉट है, तो इसको यहाँ देखें, इस फैमिली में अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी? हाफ m2 यू नॉट स्क्वायर, हाफ m2 यू नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग इसमें रिलैक्स हो गई है, सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक में आएगी। इसमें क्यों नहीं काइनेटिक है? क्योंकि ये भी ब्लॉक से जस्ट अलग हुआ है, तो जो सारी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी है इस काइनेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से यू नॉट आ जाएगा, और ऐसा करेंगे तो विल गेट हाफ m2 यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड यू नॉट विल बी k बाई m2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स। यू नॉट की ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो CM की वेलोसिटी हमें उस समय आ जाएगी जिस समय वॉल से पहला ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ रहा है, और वो वेलोसिटी जो CM की निकलेगी, फिर यू नॉट की वैल्यू डाल के यहाँ CM की वेलोसिटी आ जाएगी, ये इसमें रूट m2 पर आ सकता है, इसको यहाँ से किया रिप्लेस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आ जाएगा ये रूट m2 इंटू के, m2 रहेगा इंटू एक्स, तो ये CM की वेलोसिटी हो जाएगी वॉल से कांटेक्ट छोड़ने के बाद। ये वेलोसिटी आगे चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस फैमिली में बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई नहीं है, तो CM का एक्सेलरेशन 0, CM की वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी ऑफ CM विल रिमेन कांस्टेंट, यही वैल्यू हमेशा रहेगी, राइट। इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि सपोज वी आर गिवन टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है पता है, m2 इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, m1 इसके टॉप पे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इन इक्विलिब्रियम m1 g के स्प्रिंग प्रेस्ड फील होगी, अगर स्प्रिंग का ये रिलैक्स स्टेट वाला पोजीशन है, तो जिस समय m1 इक्विलिब्रियम में दिखेगा हमें स्प्रिंग m1 g के प्रेस्ड दिखेगी। सपोज दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, यानी m1 इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स स्प्रिंग ऑलरेडी प्रेस्ड। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं? इस पर मल्टीपल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जिसमें एक कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिससे हम जल्दी इन प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज इट कैन टेक टाइम। जैसे इसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सपोज जहाँ भी इसका इक्विलिब्रियम है वहाँ से इसको कुछ प्रेस करके छोड़ें, मान लो यहाँ से फर्दर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ से x नॉट, और फिर देन आई रिलीज इट, तो हमें इस x नॉट पर m1 m2 g और k के टर्म्स में कंडीशन बतानी है कि यहाँ से रिलीज करने के बाद, यानी इसको x नॉट फर्दर प्रेस करके छोड़ने के बाद m2 कभी भी इसके सब्सिक्वेंट मोशन के दौरान कभी उठे ना, यानी ये कितना भी ऊपर नीचे होगा अपने आप, फिर m2 कभी भी इस सरफेस को ना छोड़े। तो इस प्रॉब्लम को एनर्जी कंजर्वेशन ये सब लगाएंगे तो इट विल टेक टाइम, वी कैन डू इट बाय एनर्जी कंजर्वेशन फिर और फोर्स की कंडीशन, बट इसका एक शॉर्टकट ये है कि वी शुड रियलाइज कि जब इसको प्रेस करके छोड़ेंगे और सपोज ये नहीं उठता, तो ये ब्लॉक सिंपली SHM करेगा अपनी इस पोजीशन को मीन पोजीशन मानते हुए, जहाँ इक्विलिब्रियम में था, दैट विल वर्क एज मीन पोजीशन फॉर SHM, उसके बाद ये वर्टिकली ऑसिलेट करेगा विद एम्पलीट्यूड इक्वल टू x नॉट, यानी मीन से जितना हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे उसी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि जहाँ भी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहाँ से x नॉट के ऊपर और जाएगा। अब वो x नॉट
कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए कि कभी कंडीशन ना, ये कभी सरफेस को ना छोड़े, वो हमें रियलाइज़ करना है। तो ये देखें कि सरफेस को छोड़ेगा कभी, छोड़ेगा तब जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन होते हैं, स्प्रिंग इसको खींचेगी ऊपर तभी छोड़ेगा। स्प्रिंग में खिंचाव तब होगा पहले स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन को अटेन करे, और रिलैक्स को अटेन करने के बाद, रिलैक्स पोजीशन को अटेन करने के बाद ये इतना ऊपर जाए कि जो खिंचाव आए उसकी वजह से स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो वो m2g इसके वेट के बराबर हो एटलीस्ट। और हमें पता है कि स्प्रिंग में कितना पुलिंग फोर्स आना चाहिए तब m2 उठेगा, ये आना चाहिए m2g। तो m2g को अगर मैं k इंटू x के बराबर या कोई सिंबल ले लूँ डेल्टा, तो डेल्टा इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, वो एटलीस्ट होना चाहिए m2g बाई k। दैट मीन्स जिस समय ऑसिलेट करेगा उसमें इस ब्लॉक को स्प्रिंग की रिलैक्स पोजीशन से m2g बाई k हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। इसको कभी भी दिखाते हैं, यानी ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये तो रिलैक्स पोजीशन होगी, यहाँ स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा, यहाँ एक पोजीशन बनाते हैं रिलैक्स से m2g बाई k ऊपर। नाउ वी कैन से कि जब इसको मैं यहाँ से छोड़ूँ, जब यहाँ से छोड़ूँ प्रेस करने के बाद, तो पहले मीन पे आएगा, फिर यहाँ से x0 और ऊपर जाएगा, तो वो x0 की वैल्यू इतनी हो कि इस हाइट के कभी ऊपर न निकले। तो अब क्लू ये मिल रहा है कि यहाँ से चूँकि x0 और ऊपर जाना है, इसको मीन तक वापस आएगा, फिर x0 ऊपर जाएगा, तो x0 हम मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं, x0 मैक्सिमम इतना अलाउ कर सकते हैं, यानी m1g बाई k प्लस m2g बाई k। तो क्लियर हो गया कि x0 शुड बी लेस आर इक्वल टू m1g बाई k प्लस m2g बाई k। If m2 is not to leave the floor or the ground, right? इसी में इसका रिवर्स पूछा सकता है कि x0 पे क्या कंडीशन हो, यानी जितना हम प्रेस कर रहे हैं उस वैल्यू पर क्या कंडीशन हो कि m2 जो है वो कभी न कभी इस फ्लोर को छोड़ दे। तो उसमें रिवर्स आंसर दे देंगे कि अगर फ्लोर को छोड़ना है दैट मीन्स x0 शुड बी ग्रेटर देन m1g बाई k प्लस m2g बाई k, राइट। if m2 is to leave contact from the floor ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ m1, यानी m1 का जो मोशन होगा बाद में उसमें कभी न कभी m2 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, तो x0 इस क्वांटिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें फर्दर पूछा सकता है, थोड़ा टफ होगा, कि सपोज x0 मैंने इससे ज़्यादा दे दिया, इस वैल्यू से ज़्यादा दे दिया, तो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट छूटेगा इसका उस समय m1 की वेलोसिटी पूछी जा सकती है, क्योंकि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा होगा इसकी तो ऑब्वियसली जीरो होगी, लेकिन m1 उस समय कुछ न कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वो वेलोसिटी हम बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ SHM से निकाल सकते हैं। SHM से करेंगे तो जल्दी आएगा, और वो मैं एक्सरसाइज इसमें देता हूँ, उसका आंसर दूंगा। यू कैन ट्राई and if you can't solve you can ask in the comment box। जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली प्रॉब्लम में डिस्कस किया उसी के बेसिस पर एक अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसी एग्जैक्टली ऐसी प्रॉब्लम यूरो 2 में भी दी गई है। इसमें दिया क्या है, वी हैव टू ब्लॉक्स P and Q ऑफ masses m and 2m connected by spring of spring constant K। P जिसमें इक्विलिब्रियम में है वहाँ से इसको 4mg बाई k प्रेस किया जाता है नीचे और फिर छोड़ देते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको 4mg बाई k नीचे ले आते हैं, देन वी रिलीज इट। तो ऑब्वियसली ये राइज करेगा, और जैसा पिछले एग्जाम्पल मैंने बताया है, वी कैन रियलाइज कि ये ब्लॉक कहीं कभी न कभी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा। तो
पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ पी ब्लॉक व्हेन क्यू इज अबाउट टू लीव द फ्लोर। पी की उस समय वेलोसिटी बतानी है जब क्यू छूटने उठने वाला है। उसका आंसर ये दे दिया है मैंने। फिर बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पी एंड क्यू एट द टाइम व्हेन क्यू जस्ट लीव्स द फ्लोर। तो जब ये छोड़ने वाला है तो उस समय इसकी सीएम की वेलोसिटी पूछी मैंने। दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि जब ये छोड़ने वाला उसकी वेलोसिटी पहले पार्ट में अगर आ जाएगी, जब ये छोड़ने वाला पी की आ गई तो m1 b1 प्लस m2 v2 अपॉन टोटल मास ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। और सिंपली इसकी जो उसमें वेलोसिटी आएगी उसका 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है उसे u मान लें तो m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0 अपॉन 3m। तो ये डिफिकल्ट नहीं निकालना, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं, जैसे पीछे मैंने एक्सप्लेन किया उससे आ जाएगा ये। थर्ड पार्ट इज ए बिट टफर पार्ट, वो टफ है। इसमें ने पूछा है कि हाइट टू विच COM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ पी एंड क्यू राइजेस आफ्टर पी वाज रिलीज्ड, यानी पी को जब हमने प्रेस किया था नीचे, उसे छोड़ने के बाद से इस फैमिली का CM कुल कितना राइज करेगा। तो ये टफ प्रॉब्लम है। इसको करने में हमें दो पार्ट में सोचना है। तो जिस समय राइज कर रहा होगा, राइज करना स्टार्ट से लेकर क्यू के उठने की कंडीशन आने तक, उसको एक पार्ट में निकालें, और फिर जब क्यू कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा तब आगे कितना CM राइज करेगा दूसरा पार्ट, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ये राइज कर रहा है, ये नहीं उठ रहा है अभी, तो फिर CM का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके लिए फार्मूला लगा देंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास। तो ये तो तब तक उठा नहीं, इसका x 0 रहेगा, इसका x हमें पता है, तो वो पार्ट निकल आएगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा उसके बाद CM और कितना उठेगा, दैट इज स्लाइटली टफ। करने में नहीं, सोचने में टफ है। जब उसमें हिंट ये देता हूँ कि जब उठना शुरू करेगा तो इस पूरी फैमिली पर एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, क्योंकि CM का जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से कंट्रोल होता है। और इस पूरी एंटायर फैमिली के लिए स्प्रिंग का जो भी अंदर फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होगा, केवल वेट विल एक्ट एज एक्सटर्नल फोर्स। उससे फिर CM कितना और राइज करेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। कंप्लीट हिंट नहीं दे रहा हूँ मैं, इट इज नॉट टफ नाउ, बट कैलकुलेशन तक फाइनली पहुँचने में इट मे बी डिफिकल्ट। ये थर्ड पार्ट का आंसर है, राइट। इस आंसर तक आने में किसी को डाउट है तो कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।